Hello guys, latest device is browsing verification of other expenses like power and fuel, rent, repair to building, plant and machinery, insurance, traveling, legal and professional miscellaneous expenses. इसमें हमें क्या देखना है? एक्सपेंडिचर पर्टेन टू करेंट पीरियड अंडर ऑडिट. एक्सपेंडिचर पर्टेन टू करेंट पीरियड अंडर ऑडिट. वेदर एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एज ए रेवेन्यू एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. Whether the expenditure has a valid supporting document like travel ticket, insurance policy, third party invoice, etc. हमें ये मोटा मोटी 3 चीज़ें देखना है. एक्सपेंडिचर इसी करेंट पीरियड का होना चाहिए. और सेकेंड नंबर पॉइंट में हमें ये देखना है कि एक्सपेंडिचर क्वालिफाई होना चाहिए हैज़ अ रेवेन्यू नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. थर्ड में हमें ये देखना है एक्सपेंडिचर हैड अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक ट्रैवल टिकट, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस वगैरह सब रहना चाहिए एक्सपेंडिचर का. अब फिर देख और ये 3 पॉइंट भी देखना है. वेदर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन क्लासिफाइड अंडर द करेक्ट एक्सपेंसेस हेड, जैसे कि सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब सैलरी में आना चाहिए. रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब रेंट एक्सपेंसेस लेजर में आना चाहिए. वेदर द एक्सपेंडिचर वाज ऑथराइज हैज़ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स, कौन उसे ऑथराइज कर रहा है, कौन उसका टॉप में बैठा हुआ सीनियर बंदा है, वो देखना पड़ेगा. एक्सपेंडिचर वाज ऑथराइज एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स. वेदर एक्सपेंडिचर वाज इन रिलेशन टू द एंटिटी बिजनेस एंड नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. वो एक्सपेंडिचर एंटिटी बिजनेस के हिसाब एंटिटी बिजनेस के लिए होना चाहिए. वो पर्सनल एक्सपेंडिचर वहाँ पर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि घूमने फिरने का एक्सपेंडिचर हम अपना घूमने फिरने का एक्सपेंडिचर एंटिटी बिजनेस में दिखा देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और रेंट एक्सपेंसेस में ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सा हम लगाएंगे? रेंट प्रोसीजर में हम मंथ वाइज शेड्यूल एक्सपेंस शेड्यूल ले लेंगे अलॉन्ग विथ रेंट एग्रीमेंट. रेंट एक्सपेंस में मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल ले लेंगे अलॉन्ग विथ रेंट एग्रीमेंट. वेरीफाई कर लेंगे एक्सपेंसेस 12 मंथ के लिए रिकॉर्ड हुआ है. वेदर द रेंट अमाउंट इज एज पर अंडरलाइंग एग्रीमेंट, और रेंट अमाउंट जितना मिला है वो एज पर रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए. और स्पेसिफिक कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एक्सक्लेजन क्लॉज. स्पेसिफिक कंसिडरेशन मतलब वहाँ पर स्पेशल कंसिडरेशन हमें ध्यान देना पड़ेगा. एक्सक्लेजन क्लॉज में कितने परसेंट से ये ईयरली अनुसार, मंथली अनुसार, सेमी मंथली, सेमी ईयरली अनुसार कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, जैसे कि 10% और 15%. ये हमें कहाँ पता चलेगा? एक्सक्लेजन क्लॉज में. टू वेरीफाई इफ द रेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट ऑल्सो. मतलब और ये भी वेरीफाई कर लेना है वो एग्रीमेंट एंटिटी का नेम से होना चाहिए. वेदर द एक्सपेंसेस पर्टेन टू प्रेमाइज यूज्ड फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, और एक्सपेंसेस पर्टेन टू द प्रेमाइज यूज्ड फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी. पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, इसमें हमें क्या देखना है? ऑब्टेन कर लेना है मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विद द पावर बिल्स. ऑब्टेन कर लेना है मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विद द पावर बिल. वेरीफाई कर लेना है एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 12 मंथ के लिए. ऑल्सो ये भी हमें ले लेना है मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट कंज्यूम्ड एंड एप्लीकेबल रेट एंड चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल बेस्ड ऑन मंथली बेसिस. जैसे कि 10 यूनिट उठा है और 4 रुपये के हिसाब से, तो 40 आना चाहिए, ना कि 50, ना कि 60. ये इसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल रेज्ड ऑन द मंथली बेसिस के हिसाब से हमें देख लेना है. इन रिलेशन टू द यूनिट कंज्यूम्ड एनालाइज द मंथली पावर यूनिट कंज्यूम्ड बाय लिंकिंग इट टू अ यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर वेरिएंस इन मंथली ट्रेंड. मतलब कितना फिनिश्ड गुड हमारा निकला है वो हमें कैलकुलेट कर लेना है मंथली पावर यूनिट कंज्यूम्ड के हिसाब से, उतना ही रहना चाहिए. और कोई भी वेरिएंस इफ़ रिकॉन्साइल नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न फॉर वेरिएंस ले लेंगे इन मंथली ट्रेंड के हिसाब से, इन्वेस्टिगेट करेंगे. और इंश्योरेंस एक्सपेंस में क्या? इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमें समरी ले लेना है. इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अलॉन्ग विद द वैलिडिटी पीरियड. इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अलॉन्ग विद द वैलिडिटी पीरियड. वेरीफाई कर लेना है एक्सपेंस हैव बीन कलेक्टिवली क्लासिफाइड बिटवीन प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज. लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस में हमें मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज समरी ले लेना है. इन केस ऑफ मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट वेरीफाई कर लेना है वेदर द एक्सपेंडिचर फॉर ऑल 12 मंथ हैव been correctly recorded. मतलब करेक्टली रिकॉर्डेड होना चाहिए. मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट में हम एक्सपेंडिचर 12 मंथ का देख लेंगे. फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो बार बार खर्चा ना होता उसका सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे और बाउस कर लेंगे एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव. द ऑडिटर शुड बी कॉशियस. मतलब लीगल एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस रहता है जो कि मैनेजमेंट छुपाना चाहता है, उसे हम केयरफुली लीगल एक्सपेंसेस को बाउस कर लेंगे. एज द सेम में हाईलाइट अ डिस्प्यूट फॉर हुई द एंटिटी मे नॉट हैव बीन मेड एनी प्रोविजन. ऐसा
कोई प्रोविज़न वगैरह तो नहीं बनाया है, वो हमें देख लेना पड़ेगा। एंड मैटर में ऑल्सो नॉट हैव बीन डिस्कस्ड हाईलाइटेड टू द ऑडिटर फॉर हिज स्पेसिफिक कंसिडरेशन। ट्रैवल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ट्रैवल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ये 3 पॉइंट कॉमन है। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट सेलेक्ट कर लेगा सैंपल और बाउस कर लेगा एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव, ऊपर के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया है वैसे ही ले लेना है। वेयर एवर पॉसिबल, ऑडिटर शुड ट्राई टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस एंड देन एनालिटिकली कंपेयर द ट्रेंड। मतलब समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ले लेगा मंथ बेसिस में और उसे कंपेयर कर लेगा ट्रेंड के हिसाब से। परफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सो एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ अदर एक्सपेंस व्हिच में इंक्लूड एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस। ये एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर ये से 5 से 20 के हिसाब से होना चाहिए। वो ओवरऑल रीजनेबलनेस हमें पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के हिसाब से। ऑडिटर ये भी एनालाइज करेगा एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर कर लेगा प्रीवियस ईयर से और प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड से। और इफ़ नहीं मैच हुआ तो रीज़न पूछ लेगा मैनेजमेंट से, इफ़ एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आर फाउंड। और डिस्क्लोजर फॉर अदर एक्सपेंसेस हैव बीन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड में हमें क्या देखना है, इंश्योर करना है एक्सपेंस क्लासिफाइड अंडर रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के हिसाब से हुआ है कि नहीं। और नोट्स में क्या दिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट फ्लोइंग शैल बी डिस्क्लोज विथ रिगार्ड टू CSR एक्टिविटीज़। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये फ्लोइंग चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए। अमाउंट कितना चाहिए टू बी स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हो चुका है। शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना पैसा कमी रह चुका है। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, पिछले साल का कितना शॉर्टफॉल हुआ है। रीज़न फॉर शॉर्टफॉल, किस कारण के वो कमी रह गया। नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज़, CSR एक्टिविटी होने का कैसा नेचर है वो देख लेना है। डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो उसका डिटेल ले लेना है। एग्जाम्पल के लिए कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल बाय कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर हैज़ पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। वेयर अ प्रोविजन इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन द मोमेंट इन द प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर शुड बी शोन सेपरेटली। ये प्रोविजन बना हुआ है और प्रोविजन में कुछ अमाउंट बढ़ा है या घटा है वो सेपरेटली शो करना चाहिए। और सेकेंड नंबर का नोट में क्या दिया है, depending on the total income of the company, the figure appearing in the financial statement shall be rounded off as given below. Less than 100 crore है तो उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट 100,000 लाख और मिलियंस और डेसिमल देयर ऑफ के हिसाब से। और 100 करोड़ है तो टू द नियरेस्ट लाख, मिलियन और करोड़ और डेसिमल देयर ऑफ के हिसाब से हम राउंड ऑफ कर देंगे। वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस साल इफ़ हुआ है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट करने के लिए तो आगे आने वाले साल में भी वैसा ही करना चाहिए। शुड बी यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बिनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, डिटेल्स ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी हेल्ड वेयर एनी प्रीसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड। कोई भी बिनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुद्दा मुकदमा शुरू हो चुका है और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, और कोई भी पहले से हो रखा है तो फॉर होल्डिंग एनी बिनामी प्रॉपर्टी अंडर द बिनामी ट्रांजेक्शन एंड, मतलब कोई भी बिनामी प्रॉपर्टी रखने के कारण से हम पर कोई मुद्दा मुकदमा अभी शुरू हुआ या पहले से शुरू हो चुका है कंपनी के नाम में। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर सेल डिस्क्लोज द फ्लोइंग, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये कोई मुद्दा मुकदमा हो चुका है कंपनी के खिलाफ। तो डिटेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी का डिटेल देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन, किस ईयर में वो लिया है वो भी देना है। अमाउंट देयर ऑफ, कितना अमाउंट में हम लिए वो प्रॉपर्टी वो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, कौन कौन वो बेनिफिशियरी लेने वाला बंदा है उसका देखेंगे। ये प्रॉपर्टी इज इन द बुक, ये प्रॉपर्टी इज इन द बुक, देन रेफरेंस टू द आइटम in the balance sheet. If property is in the book,
मतलब बुक में इफ प्रॉपर्टी शो कर रहा है बैलेंस शीट में, तो उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा इन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ई नंबर, इफ प्रॉपर्टी इज नॉट इन द बुक, इफ प्रॉपर्टी बुक में नहीं दिखाया है तो फैक्ट स्टेट करना पड़ेगा विथ रीजन के साथ। whether there are any preceding against the company under this law has an abator of the transaction or as the transferor, then the details shall be provided। मतलब ये पॉइंट हमें रट लेना है। कोई भी मतलब फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मुद्दा मुकदमा शुरू हो चुका है कंपनी पे अंडर दिस लॉ, एविटर ऑफ द ट्रांजैक्शन जो और एज द ट्रांसफेरर देन द डिटेल सेल बी प्रोवाइडेड। इफ कंपनी ट्रांसफरर है तो उसका डिटेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ कंपनी वो प्रोसीडिंग कर रहा है तो कंपनी का डिटेल वगैरह भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, किस टाइप का नेचर है प्रोसीडिंग, सिविल है, क्रिमिनल है, कौन सा प्रोसीडिंग है, स्टेटस ऑफ सेम एंड कंपनीज व्यू ऑन सेम, उसका स्टेटस वो कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑर्डर आ चुका है कि नहीं वो हमें देख लेना है। कंपनी व्यू ऑन सेम, कंपनी का क्या व्यू रहेगा वो भी देख लेना है। रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनीज, कंपनी कुछ गलत किया है आरओसी हटा देता है, मतलब कंपनी ने कुछ गलत किया है, स्टॉक ऑफ कंपनी ऐसा कंपनी है जो कि कुछ गलत किया है उसे आरओसी हटा देता है। ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है, और सेक्शन 560 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसका सेक्शन 560, और कंपनीज एक्ट 2013 का केस में 2048। आप लोग कोई भी सेक्शन यहाँ पर कोट करके आएंगे तो आपको मार्क मिलेगा। द कंपनी सेल डिस्क्लोज द फ्लोइंग डिटेल, क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा, नेम ऑफ द स्टॉक कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विथ स्टॉक ऑफ कंपनी, नेम स्टॉक ऑफ कंपनी का क्या नाम है वो कंपनी का नाम लिखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन आपने किया है उसका नेचर कैसा है वो लिखना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, रिसीवेबल, पेएबल, शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, कितना शेयर हेल्ड किया है स्टॉक ऑफ कंपनी में, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी स्पेसिफाइड, और कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना है, और बैलेंस है आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो डिस्क्लोज करना है। रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज, स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ कैसा रिश्ता है वो डिस्क्लोज करना है हमें फोर्थ कॉलम में। पहला कॉलम में क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्टॉक कंपनी, सेकंड में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, रिसीवेबल, पेएबल, शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी स्पेसिफाइड, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज। ठीक है, और ये फ्लोइंग रेशियो सब भी डिस्क्लोज, फ्लोइंग रेशियो टू बी डिस्क्लोज। स्टॉक कंपनी ने डेट लिया है तो इसका मैंने निमोनिक्स याद करने के लिए ये सब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 1 में है वो पढ़ा होगा। करंट रेशियो, इसे याद करने के लिए क्रेडिटर आप याद रख सकते हैं, जैसे कि करंट रेशियो, आर से रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ई से डेट इक्विटी रेशियो, डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, आई से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टी से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ओ से नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर का ओ मैंने लिया है, नेट प्रॉफिट रेशियो का ओ लिया है, आर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये से करके ये सारे रेशियो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। टी से 2 बार आएगा, ओ से 2 बार आएगा, सी से करंट रेशियो, आर से रिटर्न ऑन इक्विटी, आर से रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ई से डेब्ट इक्विटी रेशियो, टी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, आई से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टी से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ओ से नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और आर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये से करके आप याद रख सकते हैं। डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, आप ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, वेयर द कंपनी, कोई इफ कंपनी ने ट्रेड किया है चाहे इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है। इफ़ आपको पता नहीं हो तो यहाँ पर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी मीन्स वर्चुअल करेंसी, जो कि इंडिया में अभी तक लीगलाइज नहीं किया है। इफ़ डिस्करेज किया है गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा के, और बहुत सारे कंट्री में अभी तक ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है।
So whether the company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year, the following shall be disclosed. ये flowing चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ करेंसी है रिपोर्टिंग डेट पे, वो हमें देखना है. डिपॉजिट और एडवांसेज फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. कितना डिपॉजिट लिया करने के लिए किसी बंदे से पैसा लिया है, चाहे एडवांस दिया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. ये सारा डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी केस में हमें देख लेना है. और ये हमारा हो चुका है कंप्लीट. और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू वेरी मच. आपके लिए और सारा टॉपिक आ रहा है रिवीजन करने के लिए.